हाँ तो भाई क्या हाल है आप सभी के। चलिए सभी अच्छे। देखिए भाई, कल जो हम बात कर रहे थे चैप्टर 6 के बारे में बात कर रहे थे, और चैप्टर 6 जो है उसमें मुख्य रूप से 2 टॉपिक थे। ठीक है, तो नाम आप सभी को पता ही है, पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। ठीक है भाई, तो कल जो हमने बात की थी वो प्लांटों में पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की थी। एक मुख्य क्वेश्चन कल हमने कंप्लीट किया था, निष्क्रिय जल अवशोषण, है ना। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है। एक अपने दिमाग में ये बात याद रखो कि यदि पौधों में जल का अवशोषण हो रहा है और वह अवशोषण यदि पत्ती की वजह से हो रहा है तो हम उस प्रकार के अवशोषण को पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, है ना। इसकी कल जब हमने क्रिया विधि देखी तो हमको एक बात पता चली कि भाई जब ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो ये जो लीफ होती है, पत्ती, यहां से वाटर वेपोराइज होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, और जैसे ही वाटर यहां से वेपोराइज होता है इसकी सिरा में वाटर की कमी हो जाती है, जल की कमी। तो उस कमी की वजह से यहां एक सक्शन प्रेशर या मैं कहूं एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और वह खिंचाव पत्ती से होता हुआ डायरेक्ट पौधे की कहां तक पहुंचता है, जड़ तक पहुंचता है, जिससे जो जड़ होती हैं इस सक्शन प्रेशर की वजह से वाटर को सॉइल से अपने आप खींच लेती है। तो इस घटना को हम निष्क्रिय जल अवशोषण कह रहे थे। ठीक है, तो आपको पता है निष्क्रिय जल अवशोषण सभी को याद हो गया, है ना। चलिए, तो निष्क्रिय जल अवशोषण के बाद जो हमारा सेकंड आता है वो आता है सक्रिय जल अवशोषण। क्या है भाई? सक्रिय जल अवशोषण, और इसको कहते हैं हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सक्रिय जल अवशोषण। तो देखिए, निष्क्रिय और सक्रिय इन दोनों में एक डिफरेंट है। डिफरेंट क्या था कि यदि जल अवशोषण का कार्य पत्तियों के द्वारा हो तो होता है निष्क्रिय, और यदि जड़ की वजह से जल अवशोषण हो तो उसको कहते हैं सक्रिय। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि जल अवशोषण के कारक जड़ पर मौजूद हो, अर्थात जड़ की कोशिका सक्रिय रूप से भाग लें, तो इसे सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आपको दोनों की बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यदि जल अवशोषण के कारक पत्तियों पर मौजूद हैं तो वो पैसिव है, और यदि जड़ पर मौजूद हैं तो वो एक्टिव है। ठीक है, निष्क्रिय में एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता, लेकिन सक्रिय में एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और
जो निष्क्रिय अवशोषण था वो लगभग 96 से 98% पौधों में, 98% पौधों में जो जल अवशोषण होता है वो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, और मात्र 2% जल अवशोषण कैसा होता है, सक्रिय। ठीक है, कहने का मतलब है पौधों में जो जल अवशोषण की क्रिया होती है वो निष्क्रिय प्रकार की होती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? हाँ, ठीक है भाई, समझ में आ गई आपको बात? सुनिए, तो ये तो थी सक्रिय जल अवशोषण की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्रिया विधि के बारे में। तो क्रिया विधि क्या है, बोलूंगा क्रिया विधि के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या होती है क्रिया विधि। कुछ पौधों में अल्प मात्रा में इस विधि द्वारा जल अवशोषण होता है। इसमें जड़ों में जड़ों के जल स्तंभ में एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है जिसे मूलदाब कहते हैं। इस दाब जैसे ओपी के द्वारा जड़ें बलपूर्वक जल को अवशोषित करती है। देखिए भाई, सक्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण की हमने डेफिनेशन में एक ही बात याद रखनी है कि यदि अवशोषण के कारक जड़ पर मौजूद हो, या मैं सीधी सी भाषा में ये कहूं कि रूट की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन हो, तो हम उस घटना को एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ पौधों में अल्प मात्रा में ही इस विधि द्वारा जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अच्छा, पौधे जो होते हैं उनमें सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया बहुत ही कम मात्रा में होती है, मात्र 2% होती है। ठीक है, और ये क्रिया कब होगी, ये क्रिया होती है या तो रात्रि में। कब होती है, रात्रि में। क्यों होती है रात्रि में, क्योंकि रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो जिस समय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती, ये मैंने लाइन नोट्स में यहां नहीं लिखी है, नोट्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी ना। ये क्रिया उस समय होती है जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो पौधे में। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो उस समय कौन सा अवशोषण होता है पौधों में, सक्रिय जल अवशोषण। अब ये कैसे होता है भाई, वो हम देख लेते हैं कि जड़ जो होती है, जड़ क्या जो जाइलम ऊतक होता है उसमें जल स्तंभ होता है, यानी कि जल के अणु होते हैं, है ना। तो जड़ों के जल स्तंभ में एक पॉजिटिव फोर्स उत्पन्न होता है, एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है, और उस धनात्मक बल को हम मूल दाब कहते हैं। ये पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि मूल दाब क्या है, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा था, बोर्ड में नहीं आया। तो आप याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मूल दाब क्या है।
तो मूल दाब में आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है कि जड़ों के जल स्तंभ में एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। ठीक है, हुआ क्या, प्लांट की जो जड़ थी उन जड़ों में एक पॉजिटिव फोर्स डेवलप हुआ और उस पॉजिटिव फोर्स को हम रूट प्रेशर कह रहे हैं। ठीक है, तो इस रूट प्रेशर जो होता है वो एक प्रकार से परासरण दाब होता है, एक प्रकार से परासरण दाब होता है, ओपी होता है। अच्छा, ओपी का क्या मतलब है कि यूं मानिए कि जो हमारी रूट है, रूट के अंदर जो जल का स्तंभ है या जो कोशिकाओं में जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रह गया मिट्टी में, क्योंकि वहां जल के अणु है। ठीक है, तो होगा क्या, अब आप समझदार हैं, जल के अणु हाइपो टू हाइपर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन है, जड़ की कोशिकाएं। ठीक है, तो जो जल होता है उसको जो जड़ें होती हैं वो बलपूर्वक क्या कर लेती हैं, खींच लेती हैं। किसकी वजह से, एक पॉजिटिव फोर्स की वजह से, और वो पॉजिटिव फोर्स होता है ओपी जैसा, यानी कि परासरण दाब जैसा। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है भाई, तो ये था हमारा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसको हम कह रहे हैं पादपों में जल अवशोषण। नहीं आई बात समझ में आपको, है ना, बहुत सिंपल है भाई। देखो, ये पैसिव, ये एक्टिव, है ना। पैसिव में क्या होता है कि जो बाष्पोत्सर्जन की, सॉरी, पैसिव में जो जल अवशोषण की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से पत्ती की वजह से होती है। अच्छा, क्यों होती है पत्ती की वजह से, क्योंकि पत्तियों में ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की। उसी प्रकार एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें कौन भाग लेता है, रूट। क्यों लिया, क्योंकि इस रूट में एक पॉजिटिव प्रेशर लगा। क्या लगा, पॉजिटिव प्रेशर। इसमें कोई एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है एक्टिव में, अर्थात इसमें कोई ऊर्जा नहीं चाहिए जबकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये लगभग 98% पौधों में होता है, हाँ पौधों में मतलब 98% होता है निष्क्रिय जल अवशोषण प्लांटों में, और ये मात्र 2% होता है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है ना, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। ठीक है, याद रह जाएंगे दोनों प्रकार के जल अवशोषण। डेफिनेशन बहुत सिंपल है और मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद अब हमारा जल अवशोषण का टॉपिक तो हुआ कंप्लीट। अभी हम देखिए, बात को ध्यानपूर्वक समझो। प्लांटों ने दो प्रकार से जल को एब्जॉर्ब कर लिया ना। अब हमें ये देखना है कि जो जल है उसके रास्ते कौन कौन से होते हैं जाइलम ऊतक तक पहुंचने के। देखो, एक बात, कंसेप्ट आप समझो, ये है जड़, है ना, जड़। अच्छा, इस जड़ की कुछ कोशिकाएं होती हैं, आपने ऊतक पढ़े हैं। अरे औत की ऊतक संरचना नहीं देखी क्या, 11th क्लास में 13-14 पार्ट में हमने बात की थी क्या, है ना, जिसमें हमने ऊतक पढ़े थे। शायद कौन सा था मैं भी भूल गया, 15-16 ऐसा कुछ था, है ना, जिसमें हमने ऊतकों की बात की थी। 14 ऐसा है ना, आप देख लेना। तो वहां जो हमने ऊतक की बात की थी, हमने आपको बताए थे ऊतक तंत्र, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिधम, जाइलम फ्लोएम,
बताए थे ना। तो अब उन्हीं की हमें यहाँ सहायता लेनी होगी, ये जो अगला टॉपिक चलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो हम देखते हैं। वो ये कहना चाहता है कि भाई चलिए आपने ये तो देख लिया कि जो प्लांट होते हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, बिल्कुल देख लिया, ठीक है। लेकिन वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आप इतना बताइए कि सॉइल से जो वाटर आता है, और वाटर को हमेशा एब्जॉर्ब कौन करती हैं, जड़। कौन करती हैं, जड़। और वाटर प्लांट में कहाँ होता है, जाइलम ऊतक में, होता नहीं होता। तो वो हमसे एक बात पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि जो सॉइल से वाटर आता है वो किन किन रास्तों से होकर जाइलम ऊतक तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये उसने एक अलग से क्वेश्चन बन सकता नहीं बन सकता, बताओ। वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये जड़ की कोशिका हैं और यहाँ जाइलम ऊतक भी होगा, बिल्कुल सेंटर में, हम सभी जानते हैं बिल्कुल सेंटर में परिरंभ होता है, मज्जा वगैरह आपने पढ़ी है पित्त, और वहीं हमारे जाइलम फ्लोएम ऊतक होते हैं, है ना। और हमको ये पता है कि प्लांट में वाटर की जो ट्यूब होती है वो जाइलम ऊतक ही है। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि आखिर ये जो पानी है मिट्टी से इस जाइलम ऊतक तक किन किन रास्तों से पहुंचा, ठीक है। तो इसी से उसने एक टॉपिक बना दिया, ठीक है भाई। पादपों में जलमार्ग यानी कि पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है, यानी कि पादपों में जल का मार्ग। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्या चीज है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो हमसे ये कहना चाह रहा है क्या, कि भाई आपने ये तो देख लिया कि जल का अवशोषण कैसे किया प्लांट ने। अब आप मुझे एक बात और ये बता दीजिए कि जड़ जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है तो वह जल किस प्रकार जाइलम ऊतक तक पहुंचता है, ठीक है। उन रास्तों को आप हमें बताइए जिन रास्तों से होकर वाटर जाइलम ऊतक तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो उसी लिए एक टॉपिक बना पादपों में जल मार्ग। और इस साल बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को समझ लेना। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आप इसका समझो कि हमने 11th क्लास में जो चैप्टर में बता रहा था आपको, ऊतक तंत्र वाला पढ़ा था, और उस ऊतक तंत्र में हमने ये देखने को मिला कि सबसे पहले एक कोशिका होती है, एपिडर्मिस होती है ना प्लांट में सबसे बाहर। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, कॉर्टेक्स पढ़ा था ना। और कॉर्टेक्स के बाद जो हमारी होती है एंडोडर्मिस होती है। एंडोडर्मिस के बाद हमारी पेरिसाइकिल जिसको हम परिरंभ कहते हैं, और उसके बाद होता है हमारा जाइलम ऊतक। आप मुझे एक बात बताइए कि जब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बात की थी, पादप ऊतक तंत्र के बारे में बात की थी, तो हमने यही तो देखा था कि मान लीजिए ये प्लांट का तना या जड़ है, तो बिल्कुल इस प्रकार ऐसे आते हैं ना, और हमारे बिल्कुल सेंटर में जो मज्जा थी, बिल्कुल सेंटर में थी कि नहीं, पित्त, और वहां हमारे क्या थे, जाइलम और फ्लोएम ऊतक थे ना। और यहां से स्टार्टिंग हमने कैसे की कि भाई सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद ये कॉर्टेक्स चालू हो जाता है ना। कॉर्टेक्स में हमारी एंडोडर्मिस आती है, और फिर हमारा परिरंभ आता है, और परिरंभ में ही बीच में संवहन ऊतक होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो बताइए इस प्रकार थी कि नहीं संरचना। डस्टर कहाँ गया, है ना, नहीं थी क्या।
बिल्कुल इसी प्रकार थी ना। पादप ऊतक की जब हम बात करेंगे तो यही टिश्यू तो थे उसमें क्रमशः, है ना। तो मैं आपको बात बता दूं एक कि अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो जल है वो एपिडर्मिस से किस प्रकार जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। यह हमारे टॉपिक का मुख्य उद्देश्य है। क्या कि एपिडर्मिस से लेकर जो जल है वो जाइलम ऊतक तक कैसे पहुंचता है, उस पहुंचने के रास्ते, पाथवे हमको बताने हैं। क्लियर है टॉपिक का उद्देश्य कि भाई आखिर हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं। देखिए, तो थ्योरी में यही कहता है जल एपिडर्मिस से जाइलम तक 3 मार्ग द्वारा पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, उसने पहली जो लाइन बताई है ना, फर्स्ट लाइन, उसने ये कहा है कि भाई एपिडर्मिस से जाइलम तक जो वाटर पहुंचेगा, जल पहुंचेगा, वह जल 3 रास्तों द्वारा पहुंचता है। कितने रास्तों द्वारा? 3 रास्तों द्वारा। अब एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि रूट जल को एब्जॉर्ब करती है नहीं करती? तो आप मुझे एक बात बताओ कि रूट का कौन सा भाग जल को एब्जॉर्ब करता है? तो वो केवल रूट हेयर, मूल रोम। बताओ, करते हैं नहीं करते? मूल रोम जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं ना, सभी जानते हैं ना, है ना। तो देखिए, अब उसने बात कहा मूल रोम से जल का जाइलम तक पहुंचना पार्श्वीय पथ या पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। एक पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, छोटी छोटी सी बात है। वो क्या कि मूल रोम से जो जल है यदि वो जाइलम तक पहुंच जाए तो हम इस रास्ते को या प्रवाह को हम लैटरल फ्लो यानी कि पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्वीय प्रवाह। अब उसने एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया कि पार्श्वीय प्रवाह क्या है, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि जल का मूल रोम से जाइलम तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, और मूल रोम से जल जाइलम तक जो पहुंचता है वो कितने रास्तों से पहुंच सकता है? 3 रास्तों से पहुंच सकता है। तो वो कौन कौन से रास्ते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है एपोप्लास्ट, सेकंड है सिम्प्लास्ट, थर्ड है वैक्यूलर यानी कि रसधानी। ठीक है, एपोप्लास्ट को चलो हिंदी इसका कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में नाम याद रखो, अच्छे लगते हैं ना। इसका नाम याद रख लेना, रसधानी है, क्योंकि जिसके हिंदी नाम अच्छे हैं वो हिंदी नाम लिखो और जिसके इंग्लिश नाम अच्छे हैं वो इंग्लिश नाम रखो, है ना, क्योंकि वो आपसे यही पूछेगा। तो अपवलक, संबलक ऐसे नाम है इनके जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। हमें एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से काम चलाना है। देखिए भाई, पादपों में जो जल के रास्ते हैं जाइलम ऊतक तक पहुंचने के, वो कितने रास्ते बताए? 3 रास्ते। पहला रास्ता एपोप्लास्ट, दूसरा रास्ता सिम्प्लास्ट, तीसरा रास्ता वैक्यूलर यानी कि रसधानीय रास्ता। ठीक है, तो ये 3 ऐसे रास्ते होते हैं जिन रास्तों से हमारा जल मूल रोम से कहां तक पहुंचता है?
जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। तो बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत हो? अभी मैंने केवल आपको टॉपिक का उद्देश्य समझाया है, क्योंकि हम जानते हैं जब तक हमें टॉपिक के उद्देश्य का नहीं पता होता तब तक हम उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। तो हमको ये बात पता चली कि लेखक हमसे ये पूछना चाहता है कि रूट ने जो जल को एब्जॉर्ब किया मूल रोम की सहायता से, उस जल को जाइलम ऊतक तक हमें पहुंचाना है। तो उसने यहीं से क्वेश्चन कर दिया कि किन किन रास्तों से होकर रूट हेयर से जल जाइलम ऊतक तक पहुंच सकता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई ये 3 रास्तों के द्वारा पहुंच सकता है। हमने उसको ये बताया कि रूट हेयर से जो वाटर है जाइलम ऊतक तक 3 रास्तों से पहुंच सकता है, और वो रास्ते हैं एकोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर। तो आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसकी डिटेल से बात करते हैं तीनों रास्तों की, और तीनों रास्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आ गई बात? फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछे गए थे, तो आप याद रखना, फिर यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस बार। ठीक है भाई, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है, हम उस डायग्राम को क्या है, अच्छा उसने क्या किया है कि उस डायग्राम में कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया और उसके कोई नाम वगैरह नहीं लिखे। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो हम क्या है, कई बार उसको समझ नहीं पाते कि आखिर ये डायग्राम यार कैसे बना दिया उसने। ये जो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है वो प्लांट के ऊतकों का है, कोशिकाओं का है। कौन कौन सी कोशिकाओं का है? क्रमशः उन कोशिकाओं का है जो प्लांट का ऊतक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले यहां एक डायग्राम बना देता हूं, फिर हम थ्योरी वाइज उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं इसका ना। आप भी डायग्राम बनाना सीखना इसको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, देखिए ये जो डायग्राम है इसके हम नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो रूट हेयर है, जिसको हम मूल रोम कहते हैं। ठीक है, और ये जो सबसे पहली जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस। और जो नेक्स्ट है वो है कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। और ये जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है वो है एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संरचनाएं, जिनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। मैं आपको समझा दूंगा। ये जो है वो पेरिसाइकिल है और ये हमारा इंपॉर्टेंट जाइलम टिश्यू। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? चलिए तो देखिए भाई,
बात को जरा ध्यान से समझो। आपकी बुक में बिल्कुल इसी प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है, तो आपको उस डायग्राम समझ में आ गया कि आखिर वो डायग्राम किस लेवल पे उन्होंने बनाया है। अरे भाई, जो ये बॉक्स बन रहे हैं ना, वो बॉक्स एक कोशिका है, ऊतक है। अब वो ऊतक बताओ, प्लांट में क्रमशः इसी प्रकार होते हैं नहीं होते, और बीचों बीच में है ये जाइलम ऊतक। देखो सेम प्रोसेस, हम एक जड़ की बात करेंगे ना, जड़ की, क्योंकि अवशोषण की बात चल रही है, जल अवशोषण की, जल मार्ग है ना। तो भाई जल का एब्जॉर्प्शन तो रूट करती है, ठीक है। तो रूट ने क्या किया, रूट के मूल रोम होते हैं सबसे पहले, तो ये हमने बना दिया रूट है ना। अब स्टार्टिंग में एपिडर्मिस कोशिका होगी, फिर कॉर्टेक्स होगी, फिर एंडोडर्मिस होगी, फिर पेरिसाइकिल, और फिर लास्ट में जाइलम। उसी प्रकार दूसरी साइड से बिल्कुल इसी प्रकार चल के आएगा ना, और उस साइड से जो जाइलम ऊतक है वो यहां पर मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया। अरे भाई ये आपकी जड़ है, इस जड़ पे दोनों तरफ मूल रोम होते हैं नहीं होते? बताओ दोनों तरफ है ना। तो हमने मान लीजिए इस वाले भाग को यहां तक बना दिया, यहां तक, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? तो आपको डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये डायग्राम का उद्देश्य क्या है, ठीक है भाई। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर, अब ध्यान से समझो, इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाटर होता है, यहां पर मिट्टी है ना। तो जो वाटर होता है वो सर्वप्रथम रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना। तो रूट हेयर से आपको वाटर कहां तक पहुंचाना है? जाइलम ऊतक तक पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? जाइलम ऊतक तक पहुंचाना है। तो आपको मैं बात बता दूं कि रूट हेयर से जल जाइलम ऊतक तक 3 रास्तों से होकर पहुंच सकता है। तो वही 3 रास्ते हमको अपने इस डायग्राम में देखने हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो रास्ता है वो एपोप्लास्ट होता है। क्या होता है भाई? एपोप्लास्ट। तो मैं इसकी एक हल्की सी थ्योरी लिखता हूं। तो इसमें क्या है कि इसमें जल का प्रवाह, इसमें जल का प्रवाह कोशिका भित्ति व कोशिका के अंतराकोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है, ठीक है। देखो एपोप्लास्ट पथ, आप इसकी इस प्रकार एक परिभाषा बना सकते हैं। वो आपसे पूछ ले कि एपोप्लास्ट पथ क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसा रास्ता जिसमें जल का प्रवाह कोशिका भित्ति व कोशिका के अंतराकोशिकीय अवकाशों के द्वारा हो। उस प्रवाह को, उस मार्ग को हम एपोप्लास्ट पथ या मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब आप यहां इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये रूट हेयर है, और ये बताओ ये कोशिका भित्ति होगी क्या नहीं होगी? ये ऊपर वाले। और ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला। बात समझो। अरे भाई ये कोशिका है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये कोशिका भित्ति है, और ये कौन है? कोशिका झिल्ली है कि नहीं, है ना। तो देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि भाई वाटर रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, तो ये आ गया रूट हेयर के पास। अगर पानी जो जल है वो कोशिका भित्ति, देखो बात समझ में आ रही है? अगर जल रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वह जल यदि कोशिका भित्ति और अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर, अब यहां से जा सकता है नहीं जा सकता? आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पर कोशिका भित्ति और अंतराकोशिकीय अवकाश है, तो यहां से वाटर का प्रवाह हो रहा है, तो वो बिल्कुल इस प्रकार जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना।
एंड में कहां तक पहुंच गया, जाइलम ऊतक तक। कहां तक पहुंच गया, जाइलम ऊतक तक। नहीं आई बात समझ में? अरे आप देखने की कोशिश कीजिए, ये एपिडर्मिस की कोशिका भित्ति है, ये कॉर्टेक्स की कोशिका भित्ति है, मतलब किसी की भी वो कोशिका भित्ति है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि यदि वाटर कोशिका भित्ति के माध्यम से प्रवाह होकर जाइलम ऊतक तक पहुंचे तो इस रास्ते को हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। ठीक है, तो आपको एपोप्लास्ट पथ समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये जो एंडोडर्मिस है, यहां तक जो जल का प्रवाह हो रहा है वो कोशिका भित्ति के माध्यम से हो रहा है, लेकिन यहां पर एक अवरोध है बीच में। और ये अवरोध क्या है भाई कि एंडोडर्मिस जो कोशिका होती है, परत होती है, उस पर सोवेरिन का जमा हो जाता है, जिस कारण एक संरचना बन जाती है जिसको हम कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं। याद रखना कैस्पेरियन पट्टी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एंडोडर्मिस पर सोवेरिन के जमाव से एक संरचना बन जाती है जिसको हम कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं, और ये पट्टी जल के लिए अपारगम्य होती है, अर्थात जल को नहीं जाने देती। तो पता है क्या होता है कि जो एपोप्लास्ट पथ है वो मुख्य रूप से कोशिका भित्ति के माध्यम से ही संपन्न होता है, लेकिन ये एंडोडर्मिस तक ही होता है। अब एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टियां हैं, तो ये इस वाटर को यहां से नहीं जाने देती। तो ये वाटर क्या करता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है एंडोडर्मिस के बाद, और कहां से जाता है ये मैं आपको बता दूं, ये जीव द्रव्य कला से होता हुआ कहां पहुंचता है, जाइलम ऊतक तक। तो आप नोट्सों में इसकी डेफिनेशन देख लेना, परिभाषा आप देख लेना। मैं आपको यहां बता देता हूं कि जब जल कैस्पेरियन पट्टी से आगे नहीं जाए तो जल क्या करता है कि जीव द्रव्य कला के द्वारा जाइलम ऊतक तक पहुंचता है, तो इसे हम पार कला परिपथ कहते हैं। एक आप नोट्सों में देख लेना, मैं थ्योरी ज्यादा नहीं लिख रहा हूं टाइम की वजह से, है ना, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा ये टॉपिक कि एपोप्लास्ट पथ। दिमाग में सिंपल सी बात याद रखो, क्या कि भाई यदि जल का प्रवाह कोशिका भित्ति और कोशिका के अंतराकोशिकीय अवकाशों के द्वारा हो रहा है तो हम उस रास्ते को एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। अब इसको हम डायग्रामिकली देखें तो बिल्कुल देखो इस प्रकार आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये कोशिका भित्ति और ये अंतराकोशिकीय अवकाश हैं, तो इन अवकाशों से होकर ही तो जा रहा है पानी, तो इसको हम एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और है कि पार कला परिपथ क्या है, तो पार कला परिपथ को हम कैसे समझेंगे कि एंडोडर्मिस पे होती है कैस्पेरियन पट्टियां, जानते हैं हम कैस्पेरियन पट्टी। अब ये जो जल होता है वो कैस्पेरियन पट्टी से आगे नहीं पहुंच पाता, तो देखो यहां से जो जल का प्रवाह है वो कोशिका भित्ति से तो हो नहीं सकता, इसलिए ये जल क्या करता है, अपना रास्ता बदलकर ये जीव द्रव्य कला के माध्यम से होकर कहां पहुंच जाता है, जाइलम ऊतक तक। तो एंडोडर्मिस के आगे जो इस जल का रास्ता है वो पार कला परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो आपको एपोप्लास्ट पथ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप दोनों की डेफिनेशन नोट्स में देख लेना, इतना कष्ट तो कर लेना आप। ठीक है भाई, हाँ, तो आपको एपोप्लास्ट क्लियर है। नेक्स्ट है सेकंड सिम्प्लास्ट। क्या है, सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट में क्या है, यदि जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से हो। अब देखिए आप 11th क्लास में आपको मैंने एक बात बताई थी कि केवल जाइलम ऊतक जो होता है
वहां मतलब जब हमने ऊ तक पढ़े थे तो वहां हमने एक बात और देखी थी कि दो कोशिकाओं के बीच एक गैप होता है, एक छिद्र होता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा यानी कि जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। पढ़ा था ना हमने जीव द्रव्य तंतु। तो ये देखो हमारी दो कोशिका हैं, है ना। तो इनके बीच में क्या है, ये ऐसा केवल जड़ की कोशिकाओं के अंदर ही मिलता है, स्टेम की कोशिकाओं में ऐसा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, हाँ। तो ये जो जड़ की कोशिका है, इनमें दो कोशिकाओं के मध्य ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, यानी कि जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। ठीक है, तो वाटर देखो, वाटर को रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, तो ये वाटर डायरेक्ट इसके द्वारा बताओ जाइलम ऊतक तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है ना। तो ये दूसरा रास्ता हो गया। कितना सिंपल है। इस पथ को आप क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट पथ बोलेंगे। तो फिर क्या हो जाएगी परिभाषा सिम्प्लास्ट की, कि यदि जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा हो रहा है तो उस प्रवाह को हम या उस मार्ग को हम सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। ठीक है, और ये जो पथ होता है ना, मैं आपको बता दूं, इसको हम सजीव पथ कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अवरोध होते हैं। याद रखना, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सजीव पथ क्या है, तो आपको क्लियर बता देना है कि भाई यदि जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा हो तो इसको हम सजीव पथ कहते हैं या सिम्प्लास्ट संबलक कहते हैं। तो आपको सिम्प्लास्ट भी समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। तो दो रास्ते हो गए हमारे। अब तीसरा रास्ता क्या है, तीसरा रास्ता है रसधानीय पथ। ये थर्ड है। तो इसमें क्या है, जल का प्रवाह जीव द्रव्य कला के माध्यम से हो। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सी बात है। ये आपको जीव द्रव्य कला दिखाई दे रही है, तो इस जीव द्रव्य कला के माध्यम से यदि, अच्छा ये जो तीर से आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल यहीं तक होते हैं, मतलब जीव द्रव्य कला से नीचे होते हैं। तो हमारा जो वाटर है ना, वो डायरेक्ट इस जीव द्रव्य कला से ऐसे जाता हुआ, इसमें कोई भी अवरोध नहीं आता, और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है भाई, जाइलम ऊतक तक। कहाँ पहुंच जाता है, जाइलम ऊतक तक। तो इस पथ को हम क्या बोलते हैं, रसधानीय पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसधानीय पथ। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। एक बार मैं इसका यहां अच्छे से बना देता हूं। देखो, एक बार जो वाटर था वो ऐसे जा रहा है ना, एक जो जल है वो बिल्कुल ऐसे जा रहा है, और एक जो वाटर है वो ऐसे जा रहा है। मैंने इस रूट हेयर से 3 प्रकार के जल मार्ग बना दिए हैं। एक तो यहां से जल एब्जॉर्ब हुआ और वो गया कोशिका भित्ति के माध्यम से, तो ऐसे रास्ते को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पथ। और यदि ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जाए तो ऐसे रास्ते को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पथ। और यदि वाटर जीव द्रव्य कला के माध्यम से जाए तो इसको बोलते हैं हम रसधानीय पथ, है ना। तो तीनों ही रास्तों से जो वाटर है वो कहां पर पहुंच रहा है भाई, बताओ। नहीं पहुंच रहा है क्या, जाइलम ऊतक तक पहुंच रहा है ना। अब ये नहीं है कि एक साथ तीनों से पहुंचे, किसी भी रास्ते से, किसी प्लांट में किसी से, किसी प्लांट में किसी से। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। आप मुझे बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। बहुत सिंपल है। आप इसका एक बार यहीं से डायग्राम बनाओ दोबारा से। ठीक है, हाँ, तीनों रास्तों को शो करते हुए।
ठीक है। देखो यहां मैं आपको बता दूं कि जो हमने इस प्रकार एरो है वो तो है एपोप्लास्ट, और जो इस प्रकार है वो है सिम्प्लास्ट, और जो ऐसे है वो है वैक्यूलर यानी कि रसधानीय पथ। तो आपकी बुक में आप डायग्राम को देखना, इस 3 प्रकार के एरो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा एरो वहां लगा हुआ है, समझ लेना वो एपोप्लास्ट पथ है, और जो डायरेक्ट एरो है वो सिम्प्लास्ट पथ है, और जो इस प्रकार डैश डैश करके है वो कैसा है, कौन सा है, वैक्यूलर पथ। ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत क्लियर है ना? बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा पादपों में जलमार्ग। तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे डायग्राम ही पूछ लेता है कि पादपों में जल के मार्ग को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उस चित्र में ये 3 शो नहीं किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। ये तीनों चीज आपको शो करनी है 100%, और यही तीनों आपको डायग्राम में भी शो करनी है। आपको बता के चलना है कि कैसे जाता है वो ब्लड वाटर। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, पादपों का जो जल का मार्ग होता है। आपके माइंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि सर प्लांटों में जो जल का मार्ग होता है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर। अब आपके सामने जो डायग्राम है वो तो एक बहुत नॉर्मल सा हो गया, क्योंकि आप उसको बिना देखे बना सकते हैं। अरे आपको करना क्या है, बॉक्स ही तो बनाना है, कैसे भी बना दो। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। अब उसका सिस्टम आपकी समझ में आना चाहिए कि आखिर जो ये बॉक्स बन रहे हैं वो किसके हैं। तो हमको पता है सबसे पहले रूट एयर होंगे, फिर एपिडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और लास्ट में जाइलम ऊतक होगा। ठीक है। अब एपोप्लास्ट पथ का मतलब क्या है कि कोशिका भित्ति, कि यदि जल कोशिका भित्ति से जा रहा है तो एपोप्लास्ट, फिर नीचे चलेंगे तो आपको प्लाज्मोडेस्माटा मिलेगा तो वो सिम्प्लास्ट, और नीचे चलेंगे तो आपको जीव द्रव्य कला मिलेगी। बस ऊपर से नीचे तक है। देखो ये कोशिका है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है। तो सबसे पहले जल है वो यहां से जाएगा तो एपोप्लास्ट, फिर क्या होगा, वो यहां से जाएगा तो सिम्प्लास्ट, और वो यहां से जाएगा तो वैक्यूलर। ठीक है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के जलमार्ग होते हैं एक प्लांट के पास। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे, बाकी कल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। और लिंक में PDF फाइल डाल दिए, आप उसको नोट कर लेना और नोट्स लिख लेना। ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है भाई।